हाँ जी। तो एक बार फिर से अपने शुरू करते हैं लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट, और जिनमें हम आज बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल से थोड़ा सा अलग है। वैसे अगर हम इसको प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में पढ़ें तो भी एक जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो इनको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एक प्रश्न कोई भी ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। कुछ इस तरह की बातें जो है वो सामने आ सकती है पेपर के दौरान। तो आप इस चीज़ का बड़ा ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे कि सबसे पहला अगर हमारा क्वेश्चन बनता है तो वो यही है कि निम्न में से कौन सा साइकोलॉजिकल है और कौन सा साइकोलॉजिकल नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में सबसे पहले बात की जा रही है मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन की बात की जा रही है, और यहाँ पर मोटिवेशन अगर बात करें, जैसे साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो साइकोलॉजी की बात की जा रही है, तो वहीं से अगर हम शुरू करें कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, कुछ इस तरह से बातें की गई है। आप सभी ये ध्यान में रखें कि मोटिवेट, अगर हम एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि हम जो है वो भाषाई आधार पर उनको जो उत्साहित करें, कुछ इस तरह की बातें नहीं कह सकते। मोटिवेशन का मतलब है कि विद्यार्थी को आपकी क्लास में सीखने में इंटरेस्ट पैदा हो, आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास को क्या कर पाओ, मैनेज कर पाओ, यानी विद्यार्थी क्लास में एक्टिविटी से जुड़ा रहे। सॉरी। तो क्या है मोटिवेशन से हमारा मतलब, क्या है? एक लैंग्वेज टीचिंग की क्लास में मोटिवेशन और सामान्य मोटिवेशन में फ़र्क है। बड़े बड़े मोटिवेटर्स जो है आपको मिल जाएंगे, और जो मोटिवेट करते हैं हर एक पक्ष के बारे में, वो मोटिवेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो मोटिवेशन है कि कक्षा में रुचि पैदा करना, विद्यार्थी के टीचर के द्वारा विद्यार्थी की जो है वो रुचि को इस तरह से जागृत किया जाए कि वो कक्षा की हर एक एक्टिविटी में शामिल रहे। तो कुछ इन्हीं परिस्थितियों के साथ प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में पहला मोटिवेशन है। और मोटिवेशन में हमने जो ये थ्योरी लिखी है, ये सामान्य आप सभी एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इनमें से कीवर्ड निकालेंगे। यस, तो पहले भी हमने इसी तरह से किया है कि जो जो कीवर्ड है, एक में दो या तीन उनको देखा है, बाकी नहीं देखा। मोटिवेशन इज an important factor in language learning, particularly in language learning, in learning a second language। मोटिवेशन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में एक जो है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। मैं अगर इस बात को ऐसे बोलूं कि लर्निंग में मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल, तो भी गलत नहीं हूं। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड लैंग्वेज की बात की जाए तो हम, हमारी भाषा जो है वो हिंदी लैंग्वेज है। हम सामान्यतः हमारी जो है मारवाड़ी, बागड़ी, पंजाबी, हिंदी, इस तरह की भाषाओं को हम बोलचाल में हम अपने रखते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रेंच भाषा सीखने को कहा जाए, अगर हमें जो है उर्दू लैंग्वेज, हाँ जी, अगर हमें उर्दू लैंग्वेज सीखने को कहा जाए तो वहां पर पहले हमें शब्दों की बनावट देखकर ही परेशानी हो जाती है। यस, तो हम इंग्लिश जो है हम पढ़ते आ रहे हैं, सामान्यतः हम आम बोलचाल में कुछ एक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या है, ये थोड़ा सा सीखने में मोटिवेशन मिलता है कि चलो पढ़ लें। लेकिन बहुत सारी ऐसी फ्रेंच लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज मान लीजिए जो हमारी भाषा नहीं है, हम उसको देख कर कहते हैं ये क्या लिखा हुआ है, वो तो समझ में ही को नहीं आवा है, इया करा कि इया करा, ऐसे मतलब बहुत सारी एक्टिविटी जो है आप करते रहते हो। इसका मतलब यू आर नॉट मोटिवेटेड। अब इसका मतलब आपको कुछ पता नहीं है, जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर। अब हमें कुछ एक शब्दों को इस तरह से मैनेज किया हो, टीचर जो है कुछ शब्दों को इस तरह से बताए, ये डेली बोलचाल के शब्द है, इनको आप यूज करो, उनको सिखाने, उनका मीनिंग बताने के सेंसेस में, जो कि सेंस में क्या है, अध्यापक क्या करे, जो है टीचिंग मटेरियल एड्स का प्रयोग करे, ताकि थोड़ा धीरे 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 वो क्या है, विद्यार्थी उस भाषा से के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे। एक बात सोचिए, आप सभी जब स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जब आप इंग्लिश बोलेंगे जाकर, या फिर होता है शुरुआत में आप जब ऐसे जाकर किसी स्कूल में अचानक इंग्लिश बोलते हो, और ग्रामीण परिवेश के बच्चे हो जो इंग्लिश जो बोलना टीवी में ही जिन्होंने देखा है, ठीक है, तो वो एक बार के थोड़ा सा ऐसे लोग, अरे गुरुजी इंग्लिश बोल रही है, या फिर हंसेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी। जब आप उन्हें कहोगे इंग्लिश बोलने के लिए, उन्हें बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन वो क्या है, बैकफुट पे चले जाते हैं। खैर,
जो है हम यहाँ बात करें, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मोटिवेशन का मतलब उस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से लगाव हो जाना विद्यार्थी का। सेकंड, इट क्रिएट इंटरेस्ट एज वेल एज द नीड टू लर्न द लैंग्वेज इन हैंड। यानी भाषा को सीखने में बड़ा मददगार है मोटिवेशन, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट क्रिएट करना ही मोटिवेट करना है। गुरुजी बहुत सारे आप लोगों को, बहुत से अन्य अनेक गुरुजियों से आप पढ़े होंगे, उन गुरुजी लोगों में आपको ये लगता हो हाँ वो गुरुजी जो बात बताते हैं ना वो बिल्कुल सही लगती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को मोटिवेट रखना, इंटरेस्ट बनाए रखना अपने जो है वो टीचिंग के दौरान, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल अदा करते हैं। इफ द नीड ओवर द लैंग्वेज वी यूज इट इज फेल्ट इट इज लर्नड इजिली। जिस तरह से भाषा को हम प्रयोग करते हैं उसी तरह से अगर हम उसको महसूस करें या फिर भाषा को बोलने लगे, बोलने से पहले अगर डेली रूटीन में ले आए तो वो क्या हो जाता है, इजिली। ठीक है। pupils interest can be aroused in ए नंबर ऑफ वेज। कई तरीकों से इंटरेस्ट को अराउज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। एंड द लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंटरेस्टिंग, इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। लैंग्वेज लर्निंग को मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है अपनी टीचिंग को। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, चार्ट, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, स्केचेस एंड सिमिलर अदर विजुअल डिवाइसेस। कई सारी विजुअल डिवाइसेस यानी टीचिंग मटेरियल एड्स का प्रयोग करके यहाँ पर आप मोटिवेशन स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी रुचि पैदा कर सकते हो। द एम इज टू हैव द स्टूडेंट मैक्सिमली एक्सपोज टू द टारगेट लैंग्वेज इन वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। यहाँ पर विद्या टीचर क्या करे, उनको करने के लिए, जैसे मोटिवेट करने के लिए पिक्चर चार्ट्स एक्सेट्रा तो यूज कर ही रहा है, और क्या करेगा, वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट और सिचुएशन, अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट करे ताकि विद्यार्थी इन्वॉल्व रहे। अच्छा, 1 से 5 तक स्कूल्स में अनेक प्रकार के, जैसे दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा के दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं, या फिर हम कहें तो कई सारे गेम्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनसे वो भाषा सीखने में जो है रुचि पैदा करे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे खिड़की पर लिखे होते हैं कुछ एक अक्षर, पेंटिंग की होती है जिन पे बनाया जाता है, एलिफेंट बना के नीचे एलिफेंट लिखा होता है, और नीचे का है ना, इस तरह से उसकी एक वाक्य में प्रयोग करके लिखा है। तो वो सारी क्या है, इसी तरह की चीजें हैं। तो इनके अलावा क्या कर सकते हो, वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन प्रेजेंट कर सकते हो, नोट इन आइसोलेशन। और एक साथ सिर्फ एक ही एक्टिविटी करवा के या फिर लिसनिंग ओनली करवा के या स्पीकिंग ओनली करवा के आप भाषा को नहीं सिखाया जा सकता। ये क्या है, ग्रुप में चलती है। द टीचर शुड प्रमोट कनेक्शन फीडबैक, ठीक है, करेक्शन फीडबैक एंड करेक्ट एरर्स। यहाँ पर क्या है, टीचर जो क्या करे, कनेक्ट करे अपनी भाषा से आपकी भाषा के, सॉरी, लैंग्वेज फर्स्ट से लैंग्वेज टू, सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज दोनों को कनेक्ट करे, फीडबैक दे और करेक्ट करे एरर्स को। ये भी एक बहुत अच्छी जो सिचुएशन है कि आप हैंड टू हैंड क्रिएट करें उनके एरर्स को, ताकि वो आगे जाकर क्या है, इस चीज़ के प्रति जो है दोबारा उस गलती को जो है दोहराए नहीं। 10, है ना, इफ एनी द रूल इज टीचिंग, टेस्ट, रीटीच एंड रीटेस्ट। कुछ इस तरह की बातें होती है, ध्यान से सुने। ये चीज जो है टीचिंग, टेस्ट, रीटीच एंड रीटेस्ट, ये कहीं ना कहीं रेमेडियल टीचिंग आप ही का एक टॉपिक है, उससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर टेस्टिंग, टीचिंग और रीटीचिंग है, रीटेस्टिंग है, सॉरी। यहां पर सबसे पहले टीचिंग है। रेमेडियल टीचिंग में पहले क्या होता है, टेस्ट होता है। देखिए जरा एक बात सुनिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं रेमेडियल टीचिंग की, किसकी बात करते हैं, रेमेडियल टीचिंग की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, टीच करा, टीच करा, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, रीटेस्ट। ये परिस्थितियां क्रिएट की गई थी, कहाँ, रेमेडियल क्लासेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज लर्निंग की एक क्लास है। अब अगर हम आप ये कहें कि सबसे पहले टेस्ट होगा, तो टेस्ट तो उस चीज का होना चाहिए जो थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम अगर अगर हम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज अगर मैं पढ़ाना चाहूँ आपको, मैं फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको पढ़ाऊँ, तो आपको क्या पता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कुछ भी तो नहीं। तो टेस्ट किस चीज का दोगे, नहीं, तो पहले क्या होगा, टीचिंग होगा।
टीचिंग होगा, उसके बाद में उसके टेस्ट चलते रहेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट का मतलब वो नहीं कि आपको एक शेड्यूल दे दिया जाए और आप जो उसको लर्न करें अन्य तरीकों से और बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर टेस्ट का मतलब है इन सिचुएशंस में, इन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, भाषा का प्रयोग करवाया जाए और उसके बाद में रीटीच। अगर कुछ कमियां रहती है, अगर कुछ एरर्स होते हैं, अगर कुछ एरर्स होते हैं तो टीचर क्या करता है, उनको करेक्ट करता है और बाद में इसी को कहते हैं अपने रीटीच। और फिर से जो क्या है, किन्हीं सिचुएशन में, किन्हीं कंटेक्स्ट में इनका प्रयोग करवाया जाए। ध्यान रखें, यहाँ पर दो बातें ऐसी है कि आप टीचिंग को, अगर लैंग्वेज टीचिंग करा रहे हो तो उसको रूल, उसके लिए रूल है, पहले टीच फिर टेस्ट, फिर टीच फिर टेस्ट, है ना, टीच टेस्ट और टीच टेस्ट। अगर रेमेडियल टीचिंग है तो टेस्ट, टीच एंड रीटेस्ट, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, द टीचर शुड मेक कंटिन्यूअल एंड सिग्निफिकेंट यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन द क्लासरूम। टीचर को बार बार जो है वो क्या करना चाहिए, लैंग्वेज मटेरियल्स का प्रयोग बार बार करना चाहिए। पामर सजेस्टेड, हैरोल्ड पामर सजेस्टेड द फॉलोइंग 6 फैक्टर्स which led to motivate and create interest among the children। कुछ एक बात बताई है यहाँ पर आपसे, नंबर ऑफ जो है फैक्टर्स बताए गए हैं, तो आपके प्रश्न यहाँ पर बनने के चांसेस है। ठीक है, हाँ जी। देखिए, द इमिटेशन ऑफ बेविल्डरमेंट एक मिनट के लिए, ठीक है, क्या लिखा, द लिमिटेशन ऑफ बेविल्डरमेंट दैट इज मिनिमम ऑफ कंफ्यूजन। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करे कि विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो कम और जो है घबराहट हो, इस तरह की बातें, उनसे हेजिटेशन जो हो वो पहले रिमूव किया जाए। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को इस तरह से मोटिवेट किया जाए, इस तरह से जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए कि वो क्या करे, अपनी हेजिटेशन को दूर कर दे और कंफ्यूजन जो क्या हो मिनिमम रहे, मिनिमम रहे। आप इस तरह का स्टडी मटेरियल प्रेजेंट करें। पहली बात कि जो भी घबराहट है, हेजिटेशन है, उसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस भाषा से। एक बात यहाँ पर आप सोचिए जरा कि जब कभी भी आप पहले दिन किसी भी कोर्स के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी परिस्थिति में, किसी क्लास के अंदर, या फिर मैं ये कहूँ कि ड्रामा क्लासेस से अगर बात करें, ये भाषा को सीखना, भाषा को प्रयोग करना, बोलना, और हमें वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। उसी तरह से ड्रामा क्लासेस जो है, ड्रामा करना जो सिखाया जाता है, जहाँ पे एक्ट करना सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, वहाँ पर पहले दिन आपको बोला जाए कि आप ये सीन करें, आपका रोल ये है कि आप फादर हो, ठीक है, और ये आपका जो है बेटा है, तो वहां पर फादर की तरह रोल करना। अब सेम एज के व्यक्ति फादर और जो है सन बनेंगे तो वो क्या सोचेंगे, पहले दिन की बात की जा रही है, थोड़ी बहुत परिस्थितियां इधर उधर हो सकती है, आप घबरा सकते हो, आपको लग सकता है नहीं मैं इसको बेटा कैसे कहूँ, इस तरह की परिस्थिति आ सकती है। लेकिन वो कम्युनिकेशन है, ध्यान रखें, वो कम्युनिकेशन है, और उसी कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से करने के लिए सबसे पहले जो नेगेटिविटी है, कंफ्यूजन है, घबराहट है, परेशानियां है, उनको दूर करना चाहिए हमें। दूसरा, द सेंस ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड, द सेंस ऑफ प्रोग्रेस अचीव, धीरे धीरे उनको क्या है, उनकी प्रोग्रेस अचीव के बारे में जो इन्हीं टेस्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए। उसके बाद जो है कंपटीशंस, वैसे ध्यान रखें अगर आप, ठीक है, RTE 2009 की बात करें, ठीक है, RTE 2009 की बात करें तो ये कंपटीशन किसी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो वहां कहा जाएगा कि कंपटीशन अगर 2 स्टूडेंट्स में हुआ, अगर 2 स्टूडेंट्स में कंपटीशन हो, एक मिनट के लिए, हाँ जी, कि कंपटीशन अगर 2 स्टूडेंट में हो, ये वाला एक स्टूडेंट और एक ये वाला स्टूडेंट, इन 2 स्टूडेंट्स में कंपटीशन हो, तो आप देख पा रहे हो कि जो है इसका जो सिर है जो लंबा है और इसका सिर जो है वो गोल है ना, कहने समझ रहे हो ना मेरी बात को। यानी इसके और इसके माइंड की, देखो गोल वगैरह तो इस व्यक्ति के और इस व्यक्ति के दोनों की बुद्धि लब्धि में फर्क है। बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट दोनों के सीखने के तरीके, सीखने की क्षमता, सीखने का लेवल सब चीजों में अलग अलग है, तो इनका कंपटीशन हो ही नहीं सकता, ये बताया जाता है, ये कहा जाता है।
बाल केंद्रित शिक्षा में। लेकिन यहाँ कंपटीशन की बात कहाँ आई कि आप ग्रुप डिवाइड करें, कोऑपरेटिव लर्निंग बात जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग वहाँ पर क्रिएट करिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए और उनमें जो है प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, वो कंपटीशन जो है की बात की जा रही है। गेम लाइक एक्सरसाइज, ठीक है, गेम प्लेइंग, सीएलटी में जैसा हमने पढ़ा कि एक्टिविटीज होती है, गेम प्लेइंग होती है, रोल प्ले होता है, तो उसी तरह से वहां पर एक्टिविटीज भी करवाया जाना चाहिए। द राइट रिलेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, ये भी एक अच्छा है कि अगर टीचर भाषा सिखाए, टीचर अगर भाषा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो कई बार परिस्थितियां ऐसी बन सकती है कि टीचर को उनका जो है वो है ना कम्युनिकेशन पार्टनर जो है वो बनना पड़े, या फिर उन परिस्थितियों में बैठना पड़े जिसमें स्टूडेंट फेस कर रहे हैं जिसको, तो वहां पर ये भी है कि रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वो भी परिस्थितियां जो है वो प्रॉपर वे में प्रेजेंट की जाए। अगर टीचर आपको कम्युनिकेशन के दौरान अगर आपसे बातचीत कर रहा है एक्टिविटी के दौरान, तो वहां पर उसका एक अलग रोल है, और अगर पढ़ाते समय कोई रूल्स बता रहे हैं तो अलग रोल है। उसके बाद वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, जैसे कहा गया कि वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज शुड बी प्रेजेंटेड। अगर भाषा शिक्षण किया जा रहा है तो सिचुएशंस एंड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंट की जानी चाहिए। ये 4 फैक्ट्स है जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से भाषा को इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद देखिए इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएटली जो है वो करेक्शन होना चाहिए। क्यों? यहां पर एक बात सुनिए यहां पर क्या होता है, मैं टीचिंग मेथड्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है जीटी मेथड। ये कौन सा जीटी मेथड है? हाँ जी, सबसे पहले आता है जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल और मेथड। उसके बाद आता है एसओएस अप्रोच, और उसके बाद आता है सीएलटी, और उसके बाद मान लीजिए और कोई बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड्स की बात करते हैं। इमीडिएट करेक्शन की बात करते हैं ये सारे भाषा शिक्षण के लिए डेवलप किए गए टीचिंग मेथड है, स्पेशली इंग्लिश के लिए। और अगर हम बात करें इस बात की कि इमीडिएट करेक्शन, इसमें जो है वो ग्रामर की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, इसमें ग्रामर का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। किसमें? हाँ जी, जीटी मेथड में ग्रामर होता है, ग्रामर होता है, और ग्रामर होगा तो एक्यूरेसी, यानी ठीक है एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामर को क्या किया जाता है, हैंड टू हैंड करेक्ट किया जाता है अगर कोई विद्यार्थी गलत करे तो। यहाँ भी क्या किया जाता है, जो है एरर्स को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है यहाँ भी, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड भी क्या है, इसमें क्या हो जाता है, पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, यानी यहाँ पर संख्या निर्धारित नहीं होती, जैसे एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह के क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। इज एम आर आई एन जी का अलग रूल है ना, और हैज एव थर्ड का अलग रूल है, ये पैटर्न्स बनाए गए। अगर वो पैटर्न बनाए गए तो यहाँ भी एक्यूरेसी जो है वो हमने रखनी होगी। अगर कोई विद्यार्थी गलत प्रोनाउंस करता है, गलत स्ट्रक्चर बोलता है, तो क्या होगा, उसे एक्यूरेट करना चाहिए। एसओएस में भी क्या होगा, 275 स्ट्रक्चर्स, 275 स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट किए जाएंगे, जिनमें जो है प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हमें फ्लुएंसी के साथ स्पीकिंग करनी है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये जो है इतने सारे मेथड्स जो है, ठीक है, 4 मेथड है, इनमें कहा गया है कि आप करेक्शन करें। अगर विद्यार्थी गलत बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, या फिर गलत सेंटेंस को बोल देते हैं, एरर करते हैं, तो करेक्शन होना चाहिए हैंड टू हैंड। लेकिन सीएलटी में कहा गया है, सीएलटी में कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी सेंटेंस बोलते समय एरर करता है, एरर करता है, तो उसे एक बार के लिए एरर करने दीजिए। लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, यानी एक्यूरेसी बेस्ड, एक्यूरेसी बेस्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एक्यूरेसी बेस्ड एक्टिविटी में इस एरर को करेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली सीएलटी में भी क्या होता है, करेक्शन किया जाता है। बाइलिंगुअल मेथड में भी इसी तरह की बातें हैं। हमने जो सामान्य मेथड्स है एक्यूरेसी के बारे में और करेक्शन के बारे में एक बात जानी कि जितने भी मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स में सामान्यतः क्या किया जाता है, अगर कोई विद्यार्थी गलतियां करता है तो उस गलती को सही किया जाता है। यहां पर किया जाता है ग्रामर के माध्यम से, यहां पर सेल्फ करेक्शन के माध्यम से,
यहां पर पैटर्न में जो गलतियां करता है उनके माध्यम से, यहां पर स्ट्रक्चर में जो गलतियां करते हैं, और यहां पर एक बार गलती हो गई, कम्युनिकेशन चलने दिया, रोकते नहीं है, ठीक है। एरर्स आर टॉलरेटेड लाइन है यहां पर, और बाद में लास्ट में इसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। एक भी ग्रामर का ऐसा टीचिंग मेथड नहीं है, टीचिंग इंग्लिश का एक भी मेथड नहीं है जिनमें ग्रामर को करेक्ट नहीं किया जाता हो। ग्रामर को करेक्ट किया जाता है। बहुत से ज़्यादा, जो ज़्यादा संख्या, यानी इन 4 की बात करें, 5 की बात करें तो पहले हो जाएगा, और इसमें बाद में हो रहा है। तो एक्यूरेसी जो है वो होनी चाहिए, भाषा शिक्षण के दौरान एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। करेक्शन मेक्स ऑल द डिफरेंस, correction makes all the difference, they help in improving pupils responses, but remember when correction are made they should be made immediately। देखिए करेक्शन जो है डिफरेंस जो है क्रिएट करते हैं, इसकी इस चीज में ये नहीं कि, है ना, यानी सीखने और नए सीखने की बात की जा रही है। करेक्शन जो है वो कहाँ कब करनी, कैसे करनी चाहिए, इमीडिएटली, यानी हैंड टू हैंड ऑन, जैसे ही गलती की है और आपको क्या करने हैं, करेक्शन करने हैं। मोर ओवर द करेक्शन शुड बी मेड इन सच वे एज विल ब्रिंग आउट, ये ब्रिंग अबाउट, सॉरी, ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या हो जाता है, हैपन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, रेनन मार्टिन में मिलेगी आपको, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या हो गया, हैपन, और जैसे ही, ठीक है, क्या लिखा, द करेक्शन शुड बी मेड इन सच वे एज विल ब्रिंग लर्निंग एंड नोट फ्रस्ट्रेशन और डिस्करेजमेंट। करेक्शन कुछ इस तरीके से करिए कि जो है किसी प्रकार का जो है डिस्करेज न हो, है ना, फ्रस्ट्रेट न हो, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं हो, यानी उन्हें मोटिवेशन ही मिले, अच्छा ही फील हो, ठीक है। इं को नहीं कि सामने कोई आगे तो रख दी 2-4 जी, कोई गलती करी 4-5 मारे कान के नीचे और आप और बुफारो काट लियो, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। वो ब्रिंग आउट क्या है, डिस्करेज में लेके आएगा और फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा। आपको बड़े ही पोलाइटली, इन ए ब्यूटीफुल मैनर, इन ए गुड मैनर आपने क्या करना है, ब्रिंग अबाउट हैपन करना है, क्या, करेक्शन करने की एक्टिविटी। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट हैपन, ब्रिंग अबाउट हैपन, ब्रिंग अबाउट हैपन, याद रखना, बार बार बोलेंगे। रेनफोर्समेंट आपको पता है, ठीक है, स्किनर ने जो कही है बात, क्या कि पुनर्बलन और प्रबलन, ये इस तरह के जो शब्द दिए हैं मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो समय पर दिया जाना चाहिए। रेनफोर्समेंट यानी जैसे ही एक्टिविटी हो, ठीक है, हर एक 2 तरह से दिया जाता है, शेपिंग, चेनिंग एक्सेट्रा, कई सारी बातें की जाती है कि जब एक स्टूडेंट कोई आंसर देता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसके व्यवहार को दोहराने के लिए उसे बार बार रेनफोर्स किया जाना चाहिए। जैसे ही कोई सही, एक तो ये हो गया, एक कहते हैं रेनफोर्समेंट होना चाहिए। अब रेनफोर्समेंट 2 तरीके से होगा। रेनफोर्समेंट में एक पहले कहा है कि हर एक करेक्ट बिहेवियर के बाद में रेनफोर्समेंट मिले, और या फिर कहते हैं कि एक जो है निश्चित पैमाने के बाद, जो है निश्चित समय के बाद जो है रेनफोर्समेंट, लेकिन जरूरी बहुत है। जैसे हमने कहा, पहले मोटिवेट करें, फिर जब स्टूडेंट व्यवहार में आ जाए तब उसके एरर्स होते हैं तो उनको करेक्ट करें, और उसके बाद रेनफोर्समेंट की क्रिया को अपनाएं, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स हेल्प्स इन बेटर लर्निंग। विद्यार्थी को मोटिवेट करता है, विद्यार्थी को जो जोड़े रखता है, किससे, किस चीज से जोड़े रखता है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। द स्टूडेंट शुड बी टोल्ड हिज रिस्पॉन्सेज इज correct immediately after it is given by him। the student should be told, स्टूडेंट को बताया जाना चाहिए his responses, उसके responses के बारे में, is correct, ये इस तरह से जो है immediately correct करके बताना चाहिए after it is given by him, ठीक है। तो ये हुआ रेनफोर्समेंट। फ्रीक्वेंट रिव्यू फ्रीक्वेंट रिव्यू एक काम करता है, हर कोई टीचर एक काम करता है कि हमने आज स्कूल में पढ़ाया है, ये पार्ट है, इसके लिए ये होमवर्क है, और कल जो है वो आपने इसको चेक करवाना है। बच्चे क्या करते हैं, चेक करवाते हैं, दूसरे दिन लिख के लेके आते हैं और चेक करवाते हैं। टीचर चेक करता है, आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, आपने ये सही किया, किसी ने बहुत अच्छा किया। पीछे पीछे कुछ एक लोग बैठे होंगे जो कहते हैं सर मार्गन कॉपी को नहीं, सर मैं कौन ले आया, हमारी कॉपी घर रहेगी, सर मैं ले आया तो ऊपर कट्ठे गई, बहुत से बहाने होंगे, ये परिस्थितियां आएगी। तो ये क्या है, वो क्या है, कॉपी चेक करना क्या है, फ्रीक्वेंट रिव्यू। उसके बाद में एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यू। फ्रीक्वेंट रिव्यू एंड री एंट्री ऑफ द सेम मटेरियल इज necessary necessary for retention।
ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट रिव्यू और री एंट्री ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल को दोबारा प्रोड्यूस करना, जो पाठ आपने पढ़ाया है दोबारा उसी को प्रेजेंट कर दिया, कहाँ, कॉपी पर, फिर आपने चेक किया उसको। यही परिस्थिति क्लासरूम में अपनानी है कि जो सिलेक्शन पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, सिलेक्शन जो पढ़ा था उसमें क्या होता था कि ग्रेड इस तरह से करो, सिलेक्शन के बाद जो ग्रेडेशन था उसमें ग्रेड इस तरह से करो कि पहला पॉइंट पढ़ाया तो दूसरा जब पढ़ाए तो पहले से क्या करे, कनेक्ट हो। ये देखा था ना हमने, ये देखा था कि हम फ्रीक्वेंट रिव्यू की बात करते करते देखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, री एंट्री होनी चाहिए, किसकी, सेम मटेरियल की। तो हम जब बात करते हैं ग्रेडेशन की, जब हम बात करते हैं ग्रेडेशन की, तो ग्रेडेशन में क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया, मान लो चैप्टर नंबर 1 मान लो, वर्ड पहला मान लो, और पहला टॉपिक मान लो, या फिर पहला स्ट्रक्चर पैटर्न मान लो, कुछ भी पढ़ाया। तो ये जब हमारे स्टूडेंट जो है अच्छी तरीके से लर्न कर लिया इसको, और स्पीकिंग में जो है बिहेवियर में ले आए इसको, याद कर लिया सब कुछ, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 2 इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कहते हैं कि ये रिव्यू यहाँ, ये वाला जो 1 नंबर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रिव्यू होना चाहिए, यहाँ पर दोबारा प्रेजेंट होना चाहिए, इसके वाली लर्निंग यहाँ पर काम आनी चाहिए। ये होता है ग्रेड करने का उद्देश्य। ग्रेडेशन का उद्देश्य क्या होता है कि आप कुछ इस तरीके से ग्रेड करो कि पहला पॉइंट दूसरे में, और पहला और दूसरा तीसरे में, पहला दूसरा तीसरा चौथे में काम आए, जोड़ सके। प्रीवियस लर्निंग, प्रायर लर्निंग जो आप पढ़ते हो वही तो वहां पर काम आती है। तो उसी तरह से सेम मटेरियल की एंट्री, री एंट्री करना, सेम मटेरियल को रिवाइज करना, रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा लर्निंग देता है, और मैं बहुत बार करता हूँ। एक किताब है फ्रीमैन की, टीचिंग मेथड्स की, उसके अंदर क्या है, किस तरह से दिया मैं आपको बताऊं कि उस तरह से मान लीजिए ये 4 पेज है किसी भी टॉपिक के, पहला पेज जिस पे उन्होंने लिख रखा है कि इस मेथड की ये कहानियां हैं, ये बातें हैं, ठीक है। दूसरे चैप्टर में वो क्या कहते हैं, दूसरे चैप्टर में वो क्या कहते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर उन्होंने क्या पढ़ा दी, थियरी, और यहां पर क्या करा, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बहाने और उसके जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की सिचुएशन प्रेजेंट करके उसी बहाने से क्या कर दिया, इस मटेरियल को क्या कर दिया, यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोबारा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरे ग्रुप, तीसरी बात में उन्होंने क्या करा, यहां पर क्या कर दिए, प्रिंसिपल्स नाम से एक और जो है वो चैप्टर बना दिया प्रिंसिपल्स के नाम से। यानी इस थ्योरी को पढ़ के, इस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को पढ़ के आपने जो ये वाले प्रिंसिपल्स निकाले हैं, यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्या कर दिए, वहां पर हाईलाइट कर दिए। यहां पर लिखा प्रिंसिपल और यहां पर ऑब्जर्वेशन। पढ़िएगा एक बार कभी अगर किताब आपका मन करे तो, ठीक है। मन तो वैसे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स पढ़ने का नहीं करता, लेकिन परीक्षा है तो पढ़ना, ठीक है। तीसरी बार प्रेजेंट कर दिया, और चौथी बार ये कहा कि चलो अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यहां पर उन्होंने एक ही बात को चौथी बार क्या करा, प्रेजेंट कर दिया। देखिए जरा, यहां पर क्या करा, थियरी, यहां पर क्या करा उन्होंने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में एक बात है, एक बात बोली, क्या बात बोली कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का प्रयोग किया जाता है, क्लासरूम लैंग्वेज कौन सी होगी, मदर टंग होगी। इस बात को यहां लिखा उन्होंने थियरी में। यहां लिखा किसमें, यहां लिखा दिया, कैसे लिखा कि टीचर जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए जो है इंस्ट्रक्शन देता है, विद्यार्थी अपने प्रश्न हिंदी भाषा में पूछते हैं। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, नीचे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासरूम में मदर टंग का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बार बात आई, तीसरी बार इन्होंने क्या करा, प्रिंसिपल्स को ऐड किया, प्रिंसिपल्स को ऐड किया, और यहां पर क्या किया उन्होंने, एक जो प्रिंसिपल और ऑब्जर्वेशन बना दिए, ठीक है। द टीचर इज स्पीकिंग इन हिंदी, ये तो क्या ऑब्जर्वेशन हो गया, और यहां लिख दिया कि है ना क्लासरूम, है ना, मदर टंग कैन बी यूज्ड इन द क्लास, ये प्रिंसिपल बना दिया। यहाँ ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर प्रिंसिपल, और यहाँ पर बना दिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम। नीचे वो एक्सप्लेन करता है कि एज यू सो इन द क्लासरूम ऑब्जर्वेशन दैट द टीचर इज यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, एंड इस तरह से उन्होंने क्या करा, चौथी बार बता दिया। और इन्होंने इस बात के माध्यम से लास्ट में लिखा कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक अच्छा जो पॉइंट है, एक अच्छा जो पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, उसको बार 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 क्या करो, आप अपने टीचिंग के दौरान बोलिए। जितनी बार बोलोगे उतनी बार सामने आएगा, जितनी बार स्टूडेंट बोलेंगे उतनी बार जो है वो इजी फील करेंगे। तो ये भी एक अच्छा फ्रीक्वेंट रिव्यू है ना। आप एक बात सोचिए कि कोई विद्यार्थी आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उस
आपको क्या है, बातों बातों में एक लाइन उसको याद नहीं हो रही है, ठीक है, आप उसको उसी क्लास में 4 से 5 बार पूछिए, ये हुआ, इस तरह से 4 से 5, छठी बार उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बोलने लग जाएगा। ये माध्यम है इस बात का, है ना। करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स, हाँ जी, हाँ जी, यहां पर है करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट द क्लासरूम एक्टिविटीज शुड बी स्ट्रेंथन द लैंग्वेज स्किल। क्लासरूम एक्टिविटी के माध्यम से क्या किया जाए, लैंग्वेज स्किल को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अच्छा किया जाए, इंप्रूव किया जाए। द टेक्निक यूज बाय द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी एनकरेज द मैक्सिमम रेट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज। ये टेक्निक क्या करती है, करेक्ट रिस्पॉन्स प्रदान करती है, किसको, स्टूडेंट को। दिस विल गिव चिल्ड्रन द फीलिंग ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट एंड अराउज प्रोग्रेस। और ये भी क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज को जब देने लग जाते हैं विद्यार्थी, करेक्ट आंसर, करेक्ट रिप्लाई जो है देने लग जाते हैं, तो वो क्या है, अचीवमेंट फील होती है उनको, सक्सेस फील होती है, मोटिवेशन बढ़ता है। प्रैक्टिस इन एवरीडे सिचुएशन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो आप सोचिए कि क्यों आप जो है वो अंग्रेजी आपको क्यों आने लगी है। अंग्रेजी भाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से क्यों आने लगी, सॉरी हिंदी भाषा, है ना। अगर हम बात करें हमारी मदर टंग की, तो मदर टंग हमने बहुत अच्छी तरीके से क्यों बोल लेते हैं। मतलब आप एक बात सोचिए कि कई बार वाद विवाद बढ़ जाता है ना, जब कई बार जब वाद विवाद बढ़ जाए तो आप अपनी भाषा में, बागड़ी में, हिंदी में, पंजाबी में ऐसे ऐसी बातें बोल देते हो, इतनी अच्छी तरीके से बोलते हो कि देखते ही मतलब सामने वाला सोचे मतलब बोल कैसे गया ये इतनी बातें, है ना। ऐसे डोले चढ़ा चढ़ा के ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर कर, बोला क्यों क्या, मतलब हर एक चीज यूज करता है, अपने एक्सप्रेशंस, अपने वर्ड पावर, हर चीज वो यूज करता है, बॉडी लैंग्वेज, है ना। आप देख रहे हो ना, किसी विद्यार्थी, कोई अगर विद्यार्थी कहे मैं तेरा थाप मार दियो नहीं, मतलब धोड़ मार दियो नहीं, मुक्को अब देखिए वोकेबलरी देखिए, थाप, धोड़, मुक्को, चट्टू, झापड़, लाफड़, कितने वर्ड यूज किया आपने। इंग्लिश में किया आई स्लैप, आई स्लैप यू, ठीक है। और हिंदी में बहुत सारे हो जाते हैं। हिंदी में उसे जो है वो स्लैप जो है, थप्पड़ को क्या बोलेंगे, डुक, मुक्को, चट्टू, थप्पड़, इस तरह से पता नहीं कितने कितने वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो जब अपनी बात की जाए ना, वो इतनी अच्छी क्यों हुई, वो भाषा हम इतनी अच्छी क्यों यूज कर पाए, क्योंकि हमने एवरीडे सिचुएशन को फेस किया है। हमने सुना था, हमने सुना था कि पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर सारे ना, दादा दादी सारा के गए, बात लाग रहा, ठीक है, बात लाग रहा, अपन अपन बात करता करता न सुनया, ठीक है। उसी सुनने के कारण ये जो है क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, और इतने अच्छे तरीके से डेवलप हो गई कि हमें आज जीरो हेजिटेशन है हमारी भाषा में बात करने के लिए। और वहीं इंग्लिश रख दे तो ये करना पड़ेगा हमें। प्रैक्टिस इन एवरीडे सिचुएशन, ए लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न व्हेन इट इज इट्स नीड इज फेल्ट इन एवरीडे सिचुएशन। लैंग्वेज, कोई भी भाषा है, कुछ भी, जब हम एवरीडे सिचुएशन में ले आते हैं तो अच्छी लर्निंग होती है। आप अपने सिलेबस को तैयार कर रहे हो, आप अपना अच्छा पढ़ रहे हो, सिलेबस को तैयार करते समय आप ये सोच पा रहे होंगे कि कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे वोकेबलरी है और जैसे ईडियम फ्रेजेस है, ये सभी चीज़ें आप क्या है डेली रूटीन में पढ़ते हो और अच्छा रिजल्ट आता है इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे क्लासरूम के दौरान, अपने क्लासरूम के दौरान अपने क्या करते हो, ठीक है, कि डेली क्या है फ्रेजल वर्ब, 5 7 10 फ्रेजल वर्ब डेली पढ़ते हैं, पहले आते पूछते हैं, फिर नया जो है वो करते हैं, तो वो डेली रूटीन सिचुएशन है, तो अब आपको याद भी होने लग गई ना। बताना जरा, यस और नोट। So English should be practiced in everyday situation with which children can easily identified। और जितने ज़्यादा जो है वो डेली रूटीन में क्या होगा इनका प्रयोग किया जाएगा, तो उतना ही अच्छे तरीके से आप इनको सीख पाओगे, पहचान पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी क्या होता है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी किसे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे किस तरह से हम पहचानेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं हम एक्टिव वोकेबलरी की, ठीक है। हाँ जी, एक्टिव वोकेबलरी की बात करते हैं। वोकेबलरी कैसी है, एक्टिव, और एक है पैसिव वोकेबलरी। पैसिव, पैसिव नहीं, ये बीच में गलत आ गया, पैसिव वोकेबलरी। तो अगर हम बात करें ना एक्टिव वोकेबलरी की, ठीक है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जैसे हम करते हैं ना कि इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और पैसिव वोकेबलरी, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एक्टिव है। और पैसिव वोकेबलरी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इज, एम, आर और वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है, ये कतई नहीं होगा। आप ये ख्याल रखें कि एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी हमारे यूज करने से संबंधित है। देखिए पहली बात, हम कौन से शब्द यूज कर पाते हैं, कौन से शब्द यूज कर पाते हैं, जैसे हमने बोला, जैसे टॉल, टॉल वर्ड बोला, जैसे हमने बोल दिया स्मॉल। अब ये टॉल, स्मॉल, बिग, ठीक है, और उसके बाद में कुछ एक वर्ड रूम, ठीक है, ये वर्ड सारे हमें पता है, ठीक है, हम इन शब्दों को पहचान रहे हैं, इनकी स्पेलिंग पता है, इनका जो है वो फेस पता है, सारी चीजें पता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन पता है हमें, कहीं ना कहीं कंप्रीहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन हमें पता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें इनके बारे में पता है। और फिर ये बात अगर हमें पूछे कि रोहन कहाँ गया या फिर टीचर कहाँ है, स्टूडेंट्स कहाँ है, दे आर इन द रूम, इन द रूम, और इस वर्ड को हम यूज भी कर पा रहे हैं। तो ऐसी वोकेबलरी, जो वोकेबलरी हमें पता है, हमें जिसका मीनिंग पता है ना, किस सिचुएशन में यूज करनी है ये भी पता है, और सबसे बड़ी बात किसी हम यूज कर पा रहे हैं, वो होती है एक्टिव वोकेबलरी है। पैसिव वोकेबलरी कौन सी होती है, ऐसी वोकेबलरी जो हमें पता है, जो हमें पता है कि क्या है, मीनिंग क्या है, सब कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन हम इसको, उस वर्ड को वाक्य में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, पैसिव वोकेबलरी। बस यूज पर ध्यान में दे, इस यूज पर ध्यान दे। अगर देखो एक शब्द हमें पता है, सब कुछ, एवरीथिंग, अगर वो प्रयोग करा रहे हैं तो वो एक्टिव वोकेबलरी में, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पैसिव वोकेबलरी में। हाँ जी, vocabulary is the best lexical item in the language. It also called the lexicon. पैसिव वोकेबलरी यानी लिस्ट के सेंस में आएंगे, सूचीबद्ध करने के सेंस में आएंगे। इंक्लूड्स द वर्ड्स यू कैन रिकॉग्नाइज, ऐसे वर्ड जो तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड अंडरस्टैंड, समझते भी हैं हम, कोई बोले तो समझते भी हैं, बट कैन नॉट कम विद यू, कम अप, ठीक है, कम अप अपीयर के सेंस में, विद यू इन योर ओन व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग, जब हम उसको राइट कर रहे हैं और स्पीकिंग कर रहे हैं तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बात और सुनेंगे, एक बात और सुनिएगा, यहां पर दो शब्द आए, ठीक है, एक तो आया कि पैसिव वोकेबलरी के बारे में कहा कि राइटिंग और स्पीकिंग, दो वर्ड बोले, दो वर्ड बोले, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन दोनों शब्दों में क्या, जैसे एक वर्ड आया, जैसे वर्ड आ गया, कोई भी वर्ड मान लीजिए, साधारण सा वर्ड मैंने बोला कंप्यूटर, या फिर मैंने बोला स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब हम ये देखें कि इस स्कूल वर्ड को एक वर्ब की तरह प्रेजेंट करना है, स्कूल वर्ड को एक वर्ब की तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है, जैसे हमने, आप में से बहुत सारे जो लोग जानते होंगे ठीक है, स्कूल वर्ड को अगर एक जो है वो वर्ब की तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है, वर्ब की तरह प्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, देखिए जरा। अब स्कूल वर्ड लिखना तो आपको आता है, आप समझते भी हो भी स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, ये भी बात है, लेकिन लिखने में कहां दिक्कत आई, लिखने में कहां दिक्कत आई, लिख तो दिया हमने, बोलने में दिक्कत आ गई क्योंकि स्पीकिंग जो है हमने प्रैक्टिस नहीं करी, लिख तो दिया, फिर राइटिंग क्यों ऐड करा। अब इस बात को समझिए, राइटिंग हमने इसलिए ऐड करा है कि हमें लिखना, स्कूल की स्पेलिंग लिखनी आती है, कॉपी पे स्कूल लिख सकते हैं, लेकिन उस स्कूल को अपनी जिस तरह से यूज होना था, उस प्लेस पे, उस वर्ड के साथ, उस वर्ड से पहले, उस वर्ड के बाद में क्या कैसी परिस्थितियां आनी चाहिए थी, वो हमें नहीं पता है। राइटिंग के सेंस में आपने क्या किसी शब्द को, जैसे मान लीजिए स्कूल वर्ड को वर्ब बनाना है, तो पहले देखो, ठीक है, ठीक है, जैसे लिखा SCHOOL, स्कूल, स्कूल योरसेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को शिक्षित करें, एजुकेट करें, स्कूल योरसेल्फ। अब ये स्कूल क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले, और इस यहां पर यह क्या है, यू, इसका सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई है, अपने अप्रोप्रिएट जगह पर है, प्लेस पर है। क्या ये लिखना आता है क्या हमें किसी वर्ड को, ऐसा वर्ड जो हमें नाम पता है, नंबर पता है, उसका सब कुछ, एवरीथिंग पता है हमें, लेकिन उसको वाक्य में कहां रखें, लिखें कहां पर, ये नहीं पता, इसलिए हमने राइटिंग को ऐड किया है इस पे, अदरवाइज लिखना, स्पेलिंग तो सभी को आता है।
स्पीकिंग में भी हम कैसे बोलना है, किन परिस्थितियों में बोलना है। जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ओल्ड वर्ड का, ठीक है। जैसे ओल्ड माने बुढ़ा होता है, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ये बिल्डिंग तो बड़ी पुरानी है, और उसने कह दिया द बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड। अब पुराना और ओल्ड, अब यहाँ पर बिल्डिंग के सेंस में ओल्ड क्या है, पुराना है, और व्यक्ति विशेष के सेंस में क्या है, जानवर के सेंस में क्या है, बूढ़ा। तो यहाँ पर ये शब्द हमें मैच करना नहीं आया, हमें एप्रोप्रिएट यूज करना नहीं आया, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। एक्टिव वोकेबलरी इंक्लूड्स ऑल वर्ड्स दैट कैन थिंक ऑफ एंड यूज राइट अवे व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई शब्द कम्युनिकेशन की प्रोसेस में अच्छी तरीके से हम प्रयोग कर पा रहे हैं एक्टिव वोकेबलरी, इट मीन्स द टीचर मस्ट यूज बोथ एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर को दोनों तरह की वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी इंप्रूव भी करनी है। देखिए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर पढ़ाने के कुछ एक तरीके बताए गए हैं, मैक्सिम्स बताए गए हैं, जिनके माध्यम से, अब देखिए उद्देश्य देखिए ठीक है, उद्देश्य देखिए, ये जो है टीचिंग मैक्सिम जो है, इनको यूज करने का उद्देश्य साधारण है, ठीक, मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी। बस टीचिंग मैक्सिम्स का उद्देश्य क्यों बनाए गए भाई, क्यों कहा कि नोन टू अननोन चाहिए, क्यों कहा कि नोन टू अननोन चाहिए। टीचिंग मैक्सिम्स का उद्देश्य हो जाता है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी। हाँ जी, इनके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें इसके, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी। जी हाँ, टीचिंग मैक्सिम्स आपको सबको याद है, नोन टू अननोन, ये वो फलाना ढिमका सारे याद है, लेकिन प्रश्न यहाँ ही गलत होता है, यहीं पर प्रश्न गलत होता है। टीचिंग मैक्सिम से प्रश्न गलत होने के चांसेस क्यों बड़े रहते हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, एक तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, ये तीन, और नीचे और भी आ जाएंगे कुछ एक, ये तीन मुख्यतः गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हम जो है वो क्या करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर में जल्दबाजी करते हुए यहां गड़बड़ करते हैं, यहां गड़बड़ करते हैं। इसीलिए यहां पर क्या मिस्टेक होती है, हम नोन टू अननोन को अननोन टू नोन को नोन टू अननोन पढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी हैबिट क्या है, नोन टू अननोन पे आई हुई है। ऐसा होता है क्या कि कई बार आप जो है वो शब्द लिखा नहीं होता, जो शब्द लिखा नहीं है वो पढ़ जाते हो, स्पेलिंग कुछ और होती है, पढ़ कुछ और जाते हो, होता है, हर किसी के साथ होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो। यहां पर टीचिंग मैक्सिम्स जो है वो क्या है, उद्देश्य अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी, ये बताओगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो वो बना दिया सिलेक्शन ग्रेडेशन ने, ठीक है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर इजी करना है तो इनको आप यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा इनको याद करने का तरीका, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए। हाँ जी, चलिए, इनको याद करने के सेंस में हमने बहुत बार है ना, कुछ एक जो है ना, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स आप निर्धारित कर लीजिए, जैसे, ठीक है, के यू। अब हमने ना नोन टू अननोन नहीं देखना, हमने के यू देखना है, हमने नोन टू अननोन नहीं देखना, के यू देखना है, के यू, उसके बाद में एस सी, ठीक है, उसके बाद में सी ए, उसके बाद में एज, उसके बाद में आईडी, आईडी दिखाते हो आईडी, ठीक है, और उसके बाद में पीजी, ये ध्यान में रखना। ये कुछ एक मेन है जो गलत होते हैं या फिर जो पेपर में ज्यादा आते हैं। देखिए कैसे, हमने कहना है कि के यू यूनिवर्सिटी का एक छात्र, के यू यूनिवर्सिटी, के यू यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अब वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी याद रखनी है। हम जब चार ऑप्शन में देखें ना, तो हमने किसी हाल में नोन टू अननोन नहीं पढ़ना है, हम देखेंगे टीचिंग मैक्सिम्स का पूछा जा रहा है तो हम के और यू देखते हैं, ठीक है। तो हमें के मिल गया, यू मिल गया, के यू नोन टू
अननोन। उसके बाद में SC कैंडिडेट, भाई बुरा मत मान जाना कोई, ठीक है, माफ करना अगर कोई परिस्थितियां इस तरह की हो तो, क्योंकि हमने टेक्निक बनाई है साधारण तरह से, ठीक है, हमने कोई कटाक्ष नहीं करा है, ठीक है, सॉरी टू से। SC कैंडिडेट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का SC कैंडिडेट है, CA की तैयारी कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, CA की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और आईडी बनी हुई है उसकी, और PG में रह रहा है, PG में रह रहा है। अब ये ना एक कहानी बना लीजिए इसकी, इनकी कहानी बना लीजिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का SC छात्र CA की तैयारी करता है, आईडी बनी हुई उसकी, PG में बैठकर पढ़ाई करता है, और एज कंजंक्शन जो आता है, कंजंक्शन आता है, उसके हिसाब से याद कर लीजिए। अब हमें 4 ऑप्शन मिले ना, अगर निम्न में से कौन सा गलत है तो आपको डेफिनेटली भ्रम पैदा होगा, नोन टू अननोन पे ये आप बोलोगे, साधारणतः बोलोगे, आप पढ़ोगे, उसको पढ़ते ही वो क्या हो जाएगा, आपके जीभ पर जो है ना आदत बनी हुई है, हैबिट फॉर्मेशन, बिहेवियरिज्म वाली हैबिट फॉर्मेशन है ना, वो बोलेगी नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, वहां पर अननोन टू नोन होगा और आप नोन टू अननोन पढ़ जाओगे। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का SC का छात्र CA की तैयारी कर रहा है, आईडी बनी हुई है, PG में रहता है, और एज कंजक्शन इस तरह से याद कर लीजिए कि उसके बाद में आता है नियर टू फार, ये ए फार नहीं है, फार, होल टू पार्ट, गेस्टाल्ट थ्योरी वाला, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, PG आ ही गया, ठीक है, एम्पिरिकल टू रेशनल, साधारण बातें हैं ये, आप इसको एज इट इज याद करने, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और डेफिनेट टू इंडेफिनेट, अब ध्यान में रखें, ठीक है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव और डेफिनेट टू इंडेफिनेट, यहां पर गलती होगी, यहां पर गलती होने वाली है, कहां पर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव और इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी एक ही बात है, और डेफिनेट टू इंडेफिनेट। अब ध्यान में रखें ये तो है आईडी जो दिखाई थी, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, और ये DI ट्रैक्टर मान लो। अब ध्यान में ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि एक तो आईडी है और एक DI है, DI में डी जो पहले है वो डेफिनेट है, डी पहले, ये डेफिनेट बात है कि डी पहले है, डेफिनेट डी, डेफिनेट टू इंडेफिनेट, डेफिनेट टू इंडेफिनेट। अब इन दोनों में आपको कोई ट्रिक बने बना लो, नहीं बने ना बनाओ, पर याद रखना कि कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये याद रखना। तो ये क्या हो गए, टीचिंग मैगजिम्स, आप इनको, ऐसा ही प्रश्न बनता है इनका, क्या टीचिंग मैगजिम्स कौन सा सही है कौन से गलत है। उसके बाद लिंगुआ फ्रेंका क्या है, फॉरेन लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रेंका है फॉरेन लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ए फॉरेन बट इट इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज ऑफ आइदर स्पीकर। मान लीजिए सामाजिक भाषा की बात करते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर एक जो है फ्रेंच आदमी है और एक जो है पंजाबी आदमी है, या बागड़ी आदमी है, या हिंदी वाला आदमी है, ठीक है, आप ही मान लो। तो क्या हुआ कि एक फ्रेंच पीपल और एक इंडियन, ये दोनों चले गए किसी जो है किसी परिस्थितियों में एक जगह बैठे, इन्होंने बात करी, तो ना तो उसको हिंदी आए ना उसको फ्रेंच आए, तो उन्होंने क्या करा, इंग्लिश, विंडो ऑफ द वर्ल्ड, विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश भाषा में बोला हाउ आर यू सर, ठीक है, इस तरह से बोला और उनका कम्युनिकेशन शुरू हो गया, लिंगवा फ्रैंका नाम दिया गया उस दो लोगों के कम्युनिकेशन की। फॉरन ना तो उसकी नेटिव है ना उसकी नेटिव है, लेकिन बातचीत हो रही है, लिंगवा फ्रैंका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंटरेक्ट विद जर्मन, ये हो गया, बस मैंने बता दिया आपको। टारगेट लैंग्वेज क्या है, ए लैंग्वेज विच वन वांट्स टू लर्न इज कॉल्ड द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो है, कोई भी चीज टारगेट है, आपका फर्स्ट रैंक का आना टारगेट है, आपका आपका गवर्नमेंट जॉब में होना सेलेक्ट है, उसी तरह से एक छोटा सा है ना, इस बड़े जो है वो क्राइटेरिया में क्या है, एक एक वर्ड आता है कि मैं इस भाषा को सीखना चाहता हूँ, ये मैं शब्द बोलना चाहता हूँ, ये शब्द मैं अच्छे से बोलना चाहता हूँ, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो वो आपका टारगेट है, अगर वो भाषा है तो उसे टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, दो में फर्क है सिर्फ प्रयासों का। लर्निंग जो है वो, ठीक है, लर्निंग जो है उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्विजिशन अपने आप होता है। एक बात बताता हूं, ठीक है, हम दो बातें बात करें, वॉलेंटरली एंड है ना इनवॉलेंटरली, यानी ऐच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, मैं आपको इन फ्यूचर अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर क्लियर करके बताऊं, एक वर्ब लिया हमने, कोई भी वर्ब लिया हमने,
लुक वर्ब ले लिया मान लो, ठीक है, एक तो हो गया, ये तो गड़बड़ कर दिया, अच्छे से समझ आएगा आपके। एक वर्ब ली हमने लुक। अब लुक के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक तो होता है देखना, ठीक है, और एक होता है दिखना, ठीक है, देखना और दिखना। अब एक में क्या होता है, ठीक है, आईएनजी का लगना और आईएनजी का नहीं लगना। जैसे देखना तो हम इच्छा से देखे जाए, इच्छा, हमारी इच्छा है, मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू, ही इज लुकिंग एट मी, शी इज लुकिंग एट मी, मैं देख रहा हूं। ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैंडसम, इस तरह की बात की, ही लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, इसमें जो है वो अच्छा प्रतीत हो रहा है, उसमें मैं देख रहा हूँ, वो कुछ नहीं देख रहा, उसके नैच्छिक है, वो उसका व्यवहार है जो सामने आ रहा है। उसी तरह से जिस तरह से ये देखना है, लुक मने देखना है, ठीक है, लुक मने देखना, जान के देख रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, मैं प्रयास, मेरे एफर्ट्स बता रहे हैं कि मैं उधर देख रहा हूँ। उसी तरह से देखिए, लैंग्वेज विच इज एक्वायर्ड विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट्स, जब प्रयास नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, एक्विजिशन। यानी मैं जा रहा हूं कहीं पर, मेरे को पता चला कि ये काम करना गलत है, ये परिस्थितियां गलत है, मेरे को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मेरे को पता लग गया, ऐसे ही मैंने कोई क्लास नहीं लगाई उसकी, एक मैंने क्लास लगाई और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी विद्यार्थी ने सीखा कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, उसने सीखा। उसी तरह से भाषा है, हमारी मदर टंग जो है हमने उसको एक्वायर किया है, लर्न नहीं किया, क्योंकि हम जो है परिस्थितियों में ऐसे खेल रहे थे, मिट्टी में खेल रहे थे, है ना, मिट्टी में ऐसे खेल रहे थे, पूरी मिट्टी ली ऐसे सर पे ऐसे ओढ़ रहे थे मिट्टी को, और अचानक मम्मी ने एक मारा कान के नीचे चट्टू, और चट्टू पड़ते ही पता लग गया, हम सीख गए, हम डेली जीवन हम सीख गए, आज के बाद मिट्टी ऐसे नहीं करनी, मिट्टी को ऐसे ही पड़े रहने देना है, सीख गए बात, अब व्यवहार सीख गए, ठीक है, उससे ऐसे दिखाया ना, दिखाते ही पता लग गया, अब कूट सी चल पड़े। ये क्या हो जाता है, एक्विजिशन। और फिर हमने क्या करा, ऐसे ये बात सीखी, अब इस बात से पता चला ना हमें कुछ ना कुछ सीखे, है ना, राम राम नाम बोलना, ये सारी चीजें हम सीखे बिना किसी क्लास लगाए, चल रहे थे, खेल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, सीख गए, एक्विजिशन। फिर हमने भर दिया आरपीएससी का फार्म। अब आरपीएससी का फार्म भरते ही अपने को क्या करना पड़ा, अंग्रेजी सीखनी पड़ी, फिर उसने लिए कोचिंग में गए, वहां पर जाकर ये करा, तैयार होके गए, ये वो सारी परिस्थितियां, टेस्ट दिए, याद करा, किताबें खरीदी, सारे प्रयास कर रहे हैं किसके लिए, भाषा सीखने के लिए, वो हो जाता है लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, और आगे के टॉपिक्स जो है वो चलते रहेंगे। आप सभी जो है वो अच्छी तरीके से पढ़िए, एग्ज़ाम जो है दिनों दिन नज़दीक आता जा रहा है, और परिस्थितियां भी उतनी ही विकट होती जा रही है, कुछ लोगों से हौसला भी नहीं बन पा रहा है कि दोबारा तैयारी कैसे शुरू करें, बट वी आर टू फेस इट, हमें इसको क्या करना है, फेस करना है, आगे बढ़ते रहना है, और जो है वो मेहनत करते रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में।